नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कान्हा जी की पाठशाला पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट हमने यूपी पुलिस स्पेशल बनाया है, यानी यूपी पुलिस के पेपर को टारगेट करते हुए ये हमने मॉक टेस्ट बनाया है या प्रैक्टिस सेट बनाया है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट है यूपी पुलिस के पेपर में मैथ के पोर्शन में पूरे में से पूरे क्वेश्चंस को सही करना। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि पेपर तक मैं आपको 300 प्लस कॉन्सेप्ट इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाला हूं। दोस्तों, इन 300 प्लस कॉन्सेप्ट से ही आपका पूरा का पूरा पेपर फंसने की पूरी गारंटी मेरी है। पूरा का पूरा पेपर फंसाने की पूरी गारंटी मेरी है। तो दोस्तों, एक बार जो कॉन्सेप्ट हो गया उस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ही मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा उसे ही मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अन्यथा किसी भी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 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 1 डिवाइड बाई 2। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, जिसमें सभी जगह पर डिवाइड दी गया होता है, सभी जगह पर डिवाइड दिया होता है। तो दोस्तों, अगर सभी जगह पर डिवाइड दिया होता है तो उसका आंसर नीचे वाली संख्या ही होती है, यानी 1/2। तो नीचे वाली संख्या ही उसका आंसर होने वाली है, यानी 1/2। 1/2। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 1/2। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समझिए, जब क्वेश्चन में सभी जगह पर डिवाइड दिया होता है, जब क्वेश्चंस के अंदर सभी जगह पर डिवाइड दिया होता है तो उसका आंसर जो सबसे नीचे होता है वही होता है, यानी 1/2। तो उसका आंसर वही होता है जो सबसे नीचे होता है। दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा पेपर तक। अब देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात का जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बात का सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए कि 2000 रुपये पर 10% का साधारण ब्याज कितना होगा। 2000 रुपये पर 10% का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2000 रुपये का 10% का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपये। अगर दोस्तों मैं मूलधन को 2 गुना कर दूं, यानी मूलधन हो जाए दोस्तों हमारा 4000 रुपये, मूलधन हो जाए दोस्तों हमारा 4000 रुपये, तो दोस्तों ब्याज की दर वही है 10%। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगी दोस्तों? ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 400 रुपये। ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 400 रुपये। अब दोस्तों, इससे हमें एक बात सीखने को मिली कि अगर हम मूलधन को 2 गुना कर रहे हैं तो ब्याज भी हमारा 2 गुना हो रही है। यदि मूलधन को 2 गुना कर रहे हैं तो ब्याज हमारी 2 गुना हो रही है। अगर मूलधन को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी हमारा 3 गुना होगी। मूलधन 2 गुना तो ब्याज भी हमारी 2 गुना, मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी हमारी 3 गुना, मूलधन 4 गुना तो ब्याज भी हमारी 4 गुना होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन। अब दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है। दोस्तों, कोई धनराशि है, मान लेते हैं P, कोई धनराशि P जिस पर 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है। 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है। अब बोला है दोस्तों, यदि अगले 4 साल के लिए मूलधन को 2 गुना कर दिया जाए, यानी यहाँ तक तो 4 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है। अब बोला है दोस्तों 4 साल बाद, यानी अगले 4 साल के लिए मूलधन 2 गुना हो गया। अगर दोस्तों मूलधन 2 गुना हो गया तो ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाएगी। अगर मूलधन 2 गुना हो गया तो ब्याज भी हमारी 2 गुना हो जाएगी, यानी 160 रुपये। तो ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 160 रुपये। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि टोटल 8 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी पूरे साल का, यानी 8 साल बाद कुल साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो दोस्तों 4 साल का कितना है दोस्तों? टोटल एसआई कितना हो गया दोस्तों? 4 साल का 80 रुपये
और अगले साल 4 साल का 160 रुपये, तो कितना हो गया दोस्तों 240 रुपये, 240 रुपये। इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक और बार समझिए दोस्तों, इसके जैसे मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और कराने वाला हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आगे अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला गया है कि 4 साल के लिए कोई धनराशि पर साधारण ब्याज 80 रुपये है। 4 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 80 रुपये है। अगले 4 साल के लिए मूलधन को दोगुना कर दिया जाता है। दोस्तों मूलधन दोगुना हो रहा है तो हमारी ब्याज भी दोगुना हो जाएगी। मूलधन दोगुना हो रहा है तो ब्याज भी हमारा दोगुना हो जाएगी। तो अगले 4 साल के लिए ब्याज कितनी लगेगी दोस्तों 160 रुपये। अब पूछा गया दोस्तों टोटल 8 साल की साधारण ब्याज कितनी होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक साधारण ब्याज कितनी होने वाली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल साधारण ब्याज कितनी होने वाली है। 80 और 160 कितना हो गया दोस्तों 240 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है यदि कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि है मान लेते P जिस पर 6 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है। 6 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है। यदि अगले 6 साल के लिए मूलधन को दोगुना कर दिया जाए। दोस्तों 6 साल के बाद अगले 6 साल के लिए मूलधन दोगुना हो जाए। मूलधन दोस्तों दोगुना हो रहा है तो ब्याज भी हमारा दोगुना हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों 180 गुणा 2 यानी 360 रुपये। तो ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों 360 रुपये। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 12 साल बाद टोटल ब्याज हमें कितनी मिलेगी। तो टोटल ब्याज यानी टोटल साधारण ब्याज कितना मिलेगी दोस्तों 180 प्लस 360 यानी 540 रुपये। टोटल ब्याज कितना मिलेगी दोस्तों 540 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कितनी ब्याज मिलेगी दोस्तों 540 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 7 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है। दोस्तों कोई धनराशि दोस्तों P जिस पर 7 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है। 7 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है। अगले 7 साल के लिए मूलधन को दोगुना कर दिया जाता है। दोस्तों मूलधन दोगुना हो रहा है तो हमारी ब्याज भी दोगुना हो जाएगी। ब्याज भी हमारा दोगुना हो जाएगी। तो दोस्तों अब पूछा गया दोस्तों 14 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज बराबर 100 प्लस 200 यानी 300 रुपये। टोटल कितना ब्याज मिलेगी दोस्तों 300 रुपये। 300 रुपये हमें ब्याज के रूप में 14 साल बाद मिलने वाले हैं। 14 साल बाद हमें 300 रुपये मिलने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा अलग है बट है सिंपल, इसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। तो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और देखिए इस टाइप के ऊपर, फिर हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 7 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये है। दोस्तों कोई धनराशि है P जिस पर 7 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये है। और आगे बोला गया अगले 7 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मूलधन 3 गुना हो रहा है तो ब्याज भी हमारा 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ब्याज 3 गुना करेंगे तो ब्याज 3 गुना होगी तो कितना हो जाएगी दोस्तों 600 रुपये। ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों 600 रुपये। तो 14 साल बाद ऐसा ही कितना हो जाएगा दोस्तों 300 प्लस 200 प्लस 600, 200 प्लस 600 यानी 800 रुपये। 200 प्लस 600 यानी 800 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 800 रुपये। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी टाइप के ऊपर, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है कोई धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है। दोस्तों कोई धनराशि है दोस्तों P जिस पर 5 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है और अगले 5 साल के लिए मूलधन को दोगुना कर दिया जाता है।
तो 5 साल के लिए मूलधन 2 गुना हो जाता है, यानी 2p। मूलधन कितना हो जाता है दोस्तों? 2p अगले 5 साल के लिए। तो दोस्तों अगर मूलधन 2 गुना हो रहा है तो ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी दोस्तों? 2x। अब दोस्तों आगे बोला गया है कि 10 साल बाद कुल साधारण ब्याज 990 है, तो पहले 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? पहले 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल ब्याज कितनी है? x प्लस 2x बराबर, क्वेश्चन में कितना दी गई दोस्तों? 10 साल की साधारण ब्याज 990, तो 3x बराबर 990, और यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 330। तो x बराबर 330 आ गया। और क्वेश्चन में पूछा गया है पहले 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितनी होगी? तो दोस्तों पहले 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितनी? x रुपये, और x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 330 रुपये। तो 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 330 रुपये। 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 330 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों टाइप 3। अब देखिए दोस्तों टाइप 3। दोस्तों टाइप 3 हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से लिया गया है। टाइप 3 हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से लिया गया है। टाइप 3 दोस्तों टाइप 3 के अंदर बोला गया है जब हमारी दूरी यानी डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। ये दोस्तों 2 के लिए है, ये दो के लिए है। दोस्तों डिस्टेंस सेम का मतलब है अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर दूसरे स्थान से पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं, तो दोस्तों जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर है, तो डिस्टेंस सेम है। तो दोस्तों एवरेज कैसे निकालेंगे? 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। अब देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन नंबर देखिए 7। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। दोस्तों ये है इसका घर, ये दोस्तों घर, और ये है इसका ऑफिस। तो घर से ऑफिस के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और ऑफिस से वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल कितनी होगी? तो दोस्तों एवरेज चाल कितना हो जाएगा दोस्तों? एवरेज स्पीड बराबर 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। तो दोस्तों 2s1 कितना दिया गया दोस्तों? 24, s2 कितना है दोस्तों? 40, और 24 प्लस 40 कितना होगा दोस्तों? 24 प्लस 40। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 40 दूनी 80 गुणा 24 अपॉन कितना होगा दोस्तों? 64। कितना होगा दोस्तों? 64। अब दोस्तों 8 से काटेंगे, 8 या 24, 8 64। 8 से ये दोस्तों 10 बार कट गए, तो कितना आ गया दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और बार समझिए दोस्तों, टाइप 3 हमारा बोलता है जब दूरी हमारी सेम हो। तो दूरी हमारी सेम है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। तो दोस्तों एक व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वह ऑफिस से घर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, यानी दूरी सेम हो गई। यानी घर से लेके ऑफिस तक की दूरी और ऑफिस से लेके घर तक की दूरी, तो दूरी सेम हो गई। तो इसमें दोस्तों एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। s1 की वैल्यू होगी 24 और s2 की वैल्यू होगी दोस्तों 40, और सिंपल हमने सॉल्व कर दिया है और हमारा आंसर निकल के आ गया। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी के ऊपर, फिर हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप 4। अगला टाइप स्टार्ट करेंगे दोस्तों टाइप 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौटता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौटता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो औसत चाल कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर 2s1 अपॉन s1 प्लस s2। s1 प्लस 2
S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो दोस्तों 2 गुणा 30 गुणा 20 अपॉन 30 और 20 कितना हो गया दोस्तों 50। तो 0 से 0 खत्म। 30 5 से कितनी बार कट गया दोस्तों 6 बार। तो दोस्तों कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना आ गया दोस्तों 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी दोस्तों एवरेज स्पीड आ गई। एक बात याद रखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी। एवरेज स्पीड हमेशा इन दोनों के बीच में रहने वाली है, यानी 30 किलोमीटर से बड़ी नहीं होगी और 20 किलोमीटर से छोटी नहीं होगी। इस प्रकार आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, यानी एवरेज स्पीड हमारी 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी और 20 किलोमीटर से कम नहीं होगी। अब देखते हैं दोस्तों, जब दूरी सेम नहीं हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। जब दूरी सेम नहीं होती है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, उससे पहले दोस्तों एक प्रश्न और दिया गया है। दोस्तों एक प्रश्न और दिया गया है टाइप 3 के ऊपर ही, उसे और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 4 की ओर मूव करेंगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 9। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 40 किलोमीटर, स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50% अधिक चाल से वापस आता है। दोस्तों 50% अधिक चाल से वापस आ रहा है, यानी 40 का 50% कितना हो गया दोस्तों 50% हो गया दोस्तों 20। 40 का 50% कितना हो गया दोस्तों 20। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ज़्यादा से वापस आता है, यानी पहले 40 से आ रहा था, अब 40 से 20 ज़्यादा यानी 60 से वापस आता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो दोस्तों एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 बराबर 2 गुणा 40 गुणा 60 अपॉन 100। दोस्तों काटा पीटी करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका आंसर होने वाला है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और टाइप 4। अब दोस्तों टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर करा दिए। एवरेज स्पीड का कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, इतना तो मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। अब देखते हैं दोस्तों टाइप 4। टाइप 4 बोलता है दोस्तों जब डिस्टेंस सेम नहीं हो, जब डिस्टेंस सेम नहीं हो तब दोस्तों एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड तब दोस्तों एवरेज स्पीड हम सिंपल फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी टोटल दूरी अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए जितनी भी चालें दी गई होंगी उन सभी का एलसीएम हम टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, यानी जितनी भी चालें दी गई होंगी ऐसी संख्या मानेंगे जिनसे सभी चालों से डिवाइड चला जाए, जिनमें सभी चालों से डिवाइड चला जाए। अब दोस्तों क्वेश्चन से क्लियर करता हूं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम टोटल डिस्टेंस कितना मानेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ये वाला 10वां। तो 10वां क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों ये इसकी संपूर्ण यात्रा है, इसे वह 4 बराबर भागों में बांटता है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 1 2 3 4, 4 भाग हो गए दोस्तों, A B C D और E। ये 4 भाग हो गए, A B B C C D और D E 4 भाग हो गए, जिसमें वह पहले भाग को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे को 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे को 36 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताइए उसका औसत चाल कितना होगा, बताइए उसका औसत चाल कितना होगा। दोस्तों पहले भाग को 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे भाग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथे भाग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब दोस्तों रही बात डिस्टेंस कैसे मानेंगे, तो दोस्तों दूरी ऐसी मानिए जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, दूरी ऐसी मानिए जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो दूरी कैसे मानेंगे दोस्तों, इन सभी का एलसीएम मान लो, 18 24 36
और 72 का एलसीएम। तो दोस्तों 72 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 18, 24, 36। 72 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 72। कितना होगा दोस्तों 72। तो दोस्तों ये दूरी कितनी होगी 72, ये भी कितनी होगी दोस्तों 72, ये भी कितनी होगी 72 और ये भी कितनी होगी दोस्तों हमारी 72। अब दोस्तों 72 हो गई तो दोस्तों समय कितना हो गया दोस्तों टोटल टाइम। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों समय निकालना है, समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 72 है और चाल कितनी है दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 तिया कितना हो गया दोस्तों 72, 18 तिया कितना हो गया दोस्तों 72, सॉरी दोस्तों 18 चौका 72। तो दोस्तों यहाँ पे कितना टाइम लग गया 4 घंटा, और यहाँ पे कितना लग गया दोस्तों 24 तिया 72 3 घंटा, और यहाँ पे कितना लग गया दोस्तों 2 घंटा, और यहाँ पे कितना लग गया दोस्तों 1 घंटा। अब निकाल सकते हैं दोस्तों एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 यानी 72 गुणा 4, 72 गुणा 4 अपॉन टोटल टाइम कितना है दोस्तों 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, कितना है दोस्तों 10। यानी यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 7 चौक 28, 4 दूनी 8 यानी 288 बट्टे 10, 288 बट्टे 10 यानी 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा देखिए। क्वेश्चन बोला गया है एक व्यक्ति अपनी यात्रा को, संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटता है। हमने दोस्तों 4 बराबर भाग बना लिए। अब बोला गया दोस्तों पहले भाग को वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरे भाग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और चौथे भाग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब दोस्तों एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों बात रही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ना तो हमारे पास दोस्तों टोटल दूरी है और ना ही हमारे पास टोटल टाइम है। तो दोस्तों टोटल दूरी कैसे निकालेंगे, 18, 24, 36 और 72 यानी जितनी भी चाल दी गई है उन सभी का एलसीएम को ही हम दूरी मान लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कितना हो गया इनका 72, तो 72 हमने दूरी मान ली, यानी चारों भाग कितने कितने किलोमीटर के, 72 किलोमीटर के चारों भाग होने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गया 72 किलोमीटर, ये भी 72 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 72, और यहाँ पे भी 72 किलोमीटर। अब दोस्तों चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है दोस्तों 72 किलोमीटर और चाल कितनी है दोस्तों 18 किलोमीटर। तो दोस्तों समय निकल आएगा दूरी बट्टे चाल से। तो समय कितना आ गया 4 घंटा, यहाँ पे आ गया 3 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1 घंटा। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला लगा दिया है। टोटल दूरी कितनी हो गई 72 गुणा 4 यानी 72 4 बार है, तो या तो 4 बार 72 को प्लस कर दो या फिर 72 गुणा 4 कर दो, एक ही बात है। और टोटल टाइम कितना है दोस्तों 10, टोटल टाइम कितना हो गया दो जोड़कर इनको 10 सॉल्व कर दिया, आ गया आपका 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके जैसा दोस्तों एक और क्वेश्चन है, उसे और समझने की कोशिश करिए। उसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 5। उसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार, दोस्तों 4 क्रमिक विस्तार दिए गए हैं, 1 2 3 और दोस्तों 4। दोस्तों दूरी दी जाए या फिर ना दी जाए आपको उससे कोई भी फर्क नहीं है, आपको दूरी सिंपल माननी है। यानी कौन सी माननी है, जो चालों का हमारा एलसीएम होगा उसे ही हम दूरी मानेंगे। तो दोस्तों पहली कितनी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी कितनी है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी कितनी है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हम दूरी कैसे मानेंगे, तो दोस्तों दूरी मानेंगे इन सभी का एलसीएम, यानी 10 20 30 और 60 का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो दूरी कितनी होगी दोस्तों 60 60 60 और 60 किलोमीटर। अब दोस्तों समय निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, दूरी में चाल का भाग देकर, यानी 6 घंटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा।
अब दोस्तों एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस यानी 60 गुणा 4 अपॉन टोटल टाइम यानी 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, तो 12 पन्ना हो गया दोस्तों 60, 12 पन्ना 60 और 5 चौक 20 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों टाइप नंबर 4 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इतनी तो आशा कर सकता हूं। अब दोस्तों टाइप नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। टाइप नंबर 5 की ओर मूव करने से पहले दोस्तों एक बात समझिए, सबसे पहले दोस्तों एक बात समझिए टाइप नंबर 5 में, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आपको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको तरीका कैसा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों टाइप नंबर 5। अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 5, दोस्तों टाइप नंबर 5 बोलता है कि मान लीजिए दोस्तों 2000 रुपये हैं, हमारे पास 2000 रुपये हैं जिस पे 10% का ब्याज लग रहा है, 2 साल का, जिस पे 10% का 2 साल का ब्याज लग रहा है। तो पहले साल हमारा दोस्तों आपको इतनी बात तो पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये क्या बीमारी है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगता है दोस्तों। यानी 2000 रुपये पर पहले साल तो 2000 रुपये पर 10% का ब्याज लगेगा, तो कितना हो गया दोस्तों 200 रुपये। पहले साल तो 2000 रुपये पर 10% का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये। अब दूसरी साल की बारी आई, तो दूसरी साल हमारा 2000 रुपये पर तो 10% लगेगा, उसके बावजूद 200 रुपये पर भी 10% लगेगा, यानी 2000 रुपये का 10% कितना हो गया दोस्तों 200 रुपये। अब 200 रुपये का 10% कितना हो गया दोस्तों 20 रुपये, 200 रुपये का 10% कितना हो गया दोस्तों 20 रुपये। अब दोस्तों एक बात समझिए, 2 साल का साधारण ब्याज तो दोस्तों हो गया हमारा 400 रुपये, 2 साल का साधारण ब्याज हो गया दोस्तों 400 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दोस्तों 420 यानी 420 रुपये। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों 420 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज। अब देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 12, टाइप नंबर 5 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 12, कोई निश्चित राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपये है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है दोस्तों 882 रुपये, और साधारण ब्याज 840 रुपये है। साधारण ब्याज 840 रुपये है 2 साल का, 2 साल का डाटा दिया गया है। आपसे पूछा गया दोस्तों ब्याज की दर कितनी होगी, रेट ऑफ परसेंट कितना होगा हमारा, रेट ऑफ परसेंट। अब दोस्तों मान लेते हैं हमारा कोई भी प्रिंसिपल होने वाला है, तो साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 840 रुपये 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो गया दोस्तों 420 रुपये। 1 साल का कितना हो गया दोस्तों 420 और 420, यानी 840 को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी 2 का डिवाइड कर दिया, तो 420 और 420। पहले साल 420, दूसरे साल 420। अब बात आई दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की, अब बात आई दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगेगी दोस्तों, 2 साल का तो यहाँ पे हो गया, और दूसरी साल, पहले साल हमारा मूलधन पे लग गई, और दूसरे साल किस पे लगेगी दोस्तों, पहली साल के ब्याज पर। दूसरे साल किस पे लगेगी दोस्तों, पहले साल के ब्याज पे। यानी 840 में से 882 में से 840 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 42, यानी 42 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ब्याज कितना लगेगी, ब्याज पे ब्याज 42 रुपये। अब दोस्तों आपसे पूछा गया रेट ऑफ परसेंटेज, यानी ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, 42 420 का कितना परसेंटेज है, यानी 42 420 का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसे कैसे निकालेंगे, तो 42 420 का, यानी 42 420 का कितना परसेंटेज है, 0 से 0 खत्म, ये कट गया दोस्तों एक बार, यानी 10%। तो दोस्तों रेट परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों 10%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार समझिए दोस्तों, 2 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है दोस्तों 882 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया दोस्तों 840 रुपये। अब दोस्तों हम मूलधन मान लेते हैं पी, हमारा मूलधन है हमारा दोस्तों पी। तो पहले साल दोस्तों साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों 420 रुपये, दूसरे साल कितना होगा दोस्तों 420 रुपये, टोटल साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों 840 रुपये। साधारण ब्याज दिया गया दोस्तों 840 रुपये। अब दोस्तों दूसरी साल पर पहली साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अब कितना लगेगा दोस्तों 882 में से 840 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 42, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 42। अब देख सकते हैं दोस्तों साधारण ब्याज कितना हो गया 840 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया यानी 840 और 42 कितना हो गया 882, इतना ही दिया गया है। अब पूछा गया दोस्तों ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, 42 420 का कितना परसेंटेज है, 42 420 का कितना परसेंटेज है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों हमारा टाइप नंबर 5, ये दोस्तों हमारा टाइप नंबर 5। अब दोस्तों अगले टाइप की ओर मूव करते हैं। अगला टाइप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर दिया गया दोस्तों 13, क्वेश्चन नंबर दिया गया दोस्तों 13। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है एक संख्या तथा 72 का गुणनफल, यानी एक संख्या x और 72 का गुणनफल उसी संख्या और 27 के गुणनफल से 360 ज़्यादा है, 360 ज़्यादा है। ये बन गई दोस्तों हमारी इक्वेशन। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है, यानी x गुणा 72 माइनस x गुणा 27 बराबर 360। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 45x बराबर 360, 45x बराबर 360। 9 से काटिए, 9 पर हम 45, 9 चौक 36 यानी 40 बार। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 8, x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 8। तो दोस्तों वह संख्या कितना होने वाली है दोस्तों 8, वह संख्या कितनी है दोस्तों 8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 6, अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यानी टाइप 6। दोस्तों टाइप 6, सबसे पहले दोस्तों एक बात समझिए, मैंने 13 सेब 390 रुपये के खरीदे, 13 सेब 390 रुपये के खरीदे, तो एक सेब कितने रुपए का खरीदा, तो एक सेब की कीमत कितनी 390 अपॉन 13 यानी 30 रुपये, यानी 30 रुपये। मैंने 13 सेब 390 रुपये के खरीदे, तो एक सेब की कीमत कितनी है दोस्तों 390 अपॉन 13 यानी 30 रुपये। एक सेब की कीमत कितनी है दोस्तों 30 रुपये। यानी आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब हमें एक चीज़ का मूल्य निकालना हो, यानी एक यूनिट का मूल्य निकालना हो, तो रुपये में सदैव वस्तु का भाग देते हैं, रुपये में सदैव वस्तु का भाग देते हैं, रुपये में सदैव वस्तु का भाग देते हैं, तब हमारा एक यूनिट की वैल्यू निकल के आती है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है एक आदमी 11 सेब 10 रुपये में खरीदता है, यानी ये हो गया दोस्तों हमारा CP, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा SP, यानी खरीदता है 11 सेब 10 रुपये में खरीदता है, यानी रुपये में हम वस्तु का डिवाइड लगाएंगे, रुपये में हम वस्तु का डिवाइड लगाएंगे अनुपात, और 10 सेब 11 रुपये में बेच देता है, यानी 11 रुपये में 10 सेब बेच देता है, तब हमारा लाभ परसेंटेज या फिर हानि परसेंटेज कितनी होगी। अब दोस्तों इसे सिंपल करेंगे, रेशियो को सिंपल फॉर्मेट में कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 अनुपात 121, यानी 100 की चीज़ को हमने 121 में बेच दिया, तो दोस्तों प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। हमारे पास कोई चीज़ है, हमने उसे 100 रुपये में खरीदा और हमने उसे 121 रुपये में बेच दिया, तो दोस्तों 21 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो 21% का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों 21% का, 21% का हो गया। कैसे हुआ दोस्तों 21 बट्टे कितने पर हुआ दोस्तों 100 पर, गुणा 100, परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, 100 से 100 खत्म, यानी 21%। कितना हो गया दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 21%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और टाइप नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, यानी रुपये में सदैव वस्तु का भाग लगाते हैं, रुपये में सदैव वस्तु का भाग लगाते हैं, यानी CP और SP का हमने अनुपात निकाल लिया, उससे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंटेज सदैव CP पर निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज सदैव CP पर निकलता है। दोस्तों इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन और करिए, फिर उसके बाद हम अगले टाइप की ओर मूव करेंगे, उसके बाद हम फिर अगले टाइप की ओर मूव करने वाले हैं। अब दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, एक आदमी 9 पेन 16 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी और हमारा एसपी का हमें यूनिट दिया गया है यानी 16 रुपये में 9 पेन खरीदता है अनुपात, और 11 पेन 20 रुपये में बेच देता है, यानी 11 पेन 20 रुपये में बेच देता है, यानी 20 रुपये में 11 पेन बेच देता है। रुपये में सदैव वस्तु का भाग लगाएंगे। अब दोस्तों इसे सिंपल करेंगे, 16 गुणा 11 बड़ा अनुपात 20 गुणा 9, अनुपात 20 गुणा 9। अब दोस्तों इसे काटा पीटी करेंगे तो 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, यानी 44 अनुपात 45, 44 अनुपात 45, 44 अनुपात 45। तो दोस्तों अब प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 44 की चीज को 45 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एक का फायदा हो गया कितने पर, 44 पर गुणा 100। एक का फायदा हो गया कितने पर, 44 पर गुणा 100। 4 से काटेंगे दोस्तों 11 बार, 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 25/11%। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 25/11%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25/11% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25/11% का लाभ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, रमेश कुछ वस्तुएं 870 रुपये की 44 से खरीदता है, यानी सीपी कितना दिया गया है और एसपी कितना दिया गया है दोस्तों, 870 रुपये की 44 वस्तुएं खरीदता है और 870 रुपये की 55 वस्तुएं बेच देता है, 55 वस्तुएं बेच देता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो दोस्तों 870 से 870 खत्म, यानी यहाँ पे आ गया दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 55 अनुपात 44, 55 अनुपात 44, यानी 55 की चीज़ को 44 में बेच दिया, यानी कोई चीज़ हमने 55 की खरीदी और 44 में बेच दी तो हमें लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया दोस्तों, 11 रुपये कम में बेच दी, तो लॉस परसेंटेज बराबर 11 अपॉन किस पे हो गया दोस्तों, 55 पे गुणा 100, यानी 11 से कट गया दोस्तों 5 बार, 5 से कट गया दोस्तों 20 बार, तो लॉस परसेंटेज बराबर 20%, लॉस परसेंटेज बराबर 20%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर 20%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17 और टाइप नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17 और टाइप नंबर हमारा 7। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 17 और टाइप है हमारा 7। टाइप नंबर देखिए दोस्तों 7। टाइप नंबर 7 हमारा टाइम एंड वर्क से लिया गया है। दोस्तों एक नल होता है दोस्तों भरने वाला, एक नल होता है दोस्तों भरने वाला। कोई टंकी है जिसमें एक नल तो भर रहा है और उस नली में हमारा एक छेद है, जिसके कारण टंकी हमारी खाली हो जाती है, जिसके कारण हमारी टंकी खाली हो जाती है। और दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि खाली करने वाले नल के द्वारा टंकी संपूर्ण कितने घंटे में खाली हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसे क्वेश्चन से कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, यानी मान लेते हैं ए इसे 5 घंटे में भरता है, 5 घंटे में भरता है, और हालांकि तल में रिसाव होने पर इसमें 6 घंटे का समय लगता है। यानी दोस्तों तल में कोई छेद है, तो दोस्तों छेद मान लेते हैं दोस्तों बी हमारा छेद है, तो हमारा 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा, यदि इस अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। दोस्तों रिसाव हमारा कितने घंटे में खाली करेगा, यानी बी हमारा कितने घंटे में खाली करेगा। दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 30 आ गया एलसीएम, तो क्षमता कितनी होगी दोस्तों 6 और 5, क्षमता कितनी होगी दोस्तों 6 और 5। अब दोस्तों ए की वैल्यू दी गई दोस्तों 6, तो दोस्तों बी की वैल्यू कितनी रखें कि टोटल 5 आ जाए, यानी बी की वैल्यू कितनी रखें कि टोटल 5 आ जाए। तो बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों 1, क्योंकि 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 5, तो बी की वैल्यू कितना होगी दोस्तों 1। तो बी इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, 30/1, यानी 30 घंटे में इसे 20 संपूर्ण टंकी को खाली कर देगा, यानी संपूर्ण कंटेनर को खाली कर देगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे समझना आए कि एक कैसे आया,
तो 6 माइनस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 5, तो माइनस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों -1, तो बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 1। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसके ऊपर, फिर हम अगले टाइप की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 18। दोस्तों मैं प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपको 20 प्रश्न कराने वाला हूँ। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन ही नहीं दोस्तों, अलग अलग टाइप कराने वाला हूं दोस्तों। पेपर तक मैं आपको 300 प्लस टाइप करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कंटेनर सामान्य रूप से 4 घंटे में भर जाता है, यानी ए इसे भरता है कितने घंटे में दोस्तों 4 घंटे में। हालांकि तल में रिसाव होने पर इसमें 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों तल में एक रिसाव है, यानी ए माइनस बी से 6 घंटे का समय लेती है रिसाव होने के कारण। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा, रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 12। तो क्षमता कितनी आ गई 3 और 2, क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 3 और 2। ए की वैल्यू दी गई दोस्तों 3, ए की वैल्यू दोस्तों 3, तो बी की वैल्यू कितना रखें कि 2 आ जाए, टोटल 2 आ जाए, तो बी की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यानी 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो बी की वैल्यू 2 इसे 1 की दर से कितने घंटे में भर सकता है, तो 12 घंटे में खाली कर सकता है, क्योंकि बी वाला पाइप हमारा खाली करने वाला है, माइनस बी है इसलिए खाली करने वाला पाइप है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 घंटे में से खाली कर देगा, 12 घंटे में से खाली कर देगा। अब देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 8, टाइप नंबर देखते हैं दोस्तों 8, टाइप नंबर देखिए दोस्तों 8, टाइप नंबर 8 में क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, अरविंद अपनी आय का, दोस्तों आपको पता है, एक बात समझिए दोस्तों, आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। आप दोस्तों कितने रुपए कमाते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों, आप जितने रुपए खर्च करते हैं और जितने रुपए बचाते हैं उन दोनों को जोड़ दो तो आपकी आय निकल के आ जाने वाली है। तो दोस्तों अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी दोस्तों आय मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये उसकी आय है, उसमें से दोस्तों 75 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है दोस्तों 25 रुपये हमारा बचाता है अरविंद। यानी इससे दोस्तों अनुपात में कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 या 75 और 25 से कम 25, यानी 4 कमाता है उसमें से 3 खर्च करता है और 1 बचाता है, यानी ये होगी दोस्तों आय, ये होगी दोस्तों खर्च और ये हो गया दोस्तों उसकी बचत। अब बोला गया दोस्तों इसमें बोला गया यदि आय को 20% बढ़ा दें, यानी आय को 20% बढ़ा दें और खर्च को 10% बढ़ा दें तो हमारी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। हमने मान लिया दोस्तों बचत हमारी ए बढ़ जाएगी, बचत ए बढ़ जाएगी। दोस्तों सबसे सिंपल बता रहा हूँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ना जाने कितनी बार और कितने एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा गया है दोस्तों, यूपी पुलिस में ही काफी बार पूछ लिया गया है। अब सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, 20% बढ़ जाती है आय, खर्च हमारा 10% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 चौक 80 और 30 प्लस ए, 30 प्लस ए, तो ए की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 80 माइनस 30 यानी 50%, तो बचत हमारी 50% बढ़ जाएगी, बचत हमारी 50% बढ़ जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और बात समझिए, अरविंद हमारा 75% खर्च करता है, यानी हम मान लेते हैं दोस्तों अरविंद हमारा 100 रुपये कमाता है, 75 खर्च करता है, तो 25 हमारा बचाता है, यानी क्योंकि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, आय बराबर होती है दोस्तों खर्च प्लस बचत, यानी 100 कमाता है, 75 खर्च करता है और 25 बचाता है, तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 से कम 25, यानी 4 कमाता है, 3 खर्च करता है और 1 बचाता है। अब बोला गया दोस्तों आय में 20% की वृद्धि, खर्च में 10% की और बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो दोस्तों इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, 20 चौके 80, 10 या 30 और 1 गुणा ए कितना हो गया दोस्तों ए, तो ए की वैल्यू आ गई दोस्तों 50%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 50%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे आज के 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 20, एक व्यक्ति
मासिक आय 13,500 है, यानी 13,500 रुपये कमाता है, 13,500 रुपये कमाता है। वे खर्च 9,000 रुपये करता है, 9,000 रुपये खर्च कर देता है, 9,000 रुपये खर्च करता है तो बचाता कितना है दोस्तों, 4,500 रुपये बचाता है। 9,000 रुपये खर्च करता है तो 4,500 रुपये बचाता है। अब दोस्तों इसे काटा पीटी करेंगे तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटेंगे दोस्तों, 9 से कट गया दोस्तों, 9 एकम 9, 9 पड़म 45 यानी 15 बार, 9 से कटेगा ये 10 बार और 9 से कटेगा दोस्तों 5 बार, यानी 3, फिर 5 से काटेंगे 3 2 1, यानी 3 बराबर 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, 1 बचाता है। दोस्तों सिंपल बन गया, कितना बड़ा क्वेश्चन था, वैल्यू दी गई थी, हमने काटा पीटी कर ली। तो दोस्तों 3 कमाता है, 2 खर्च करता है तो 1 बचाता है। अब बोला गया दोस्तों आय में 14% की वृद्धि कर दी जाए, 14% की वृद्धि कर दी जाए और खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 14 तिया कितना हो गया दोस्तों, 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 और 1 4 यानी 42, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 7 दूनी 14 प्लस ए, कितना हो गया दोस्तों प्लस ए, यानी कितना हो गया दोस्तों 42 माइनस 14, 42 माइनस 14 यानी कितना हो गया दोस्तों 28%, कितना हो गया दोस्तों 28%, 28 ही आ रहा है दोस्तों, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 28%। तो बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी दोस्तों, 28% की बढ़ोतरी होने वाली है। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों कैसे लगे दोस्तों आपको आज के 20 क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यूपी पुलिस के पेपर तक ना जाने कितने मॉक टेस्ट और कितनी प्रैक्टिस में आपको करवाने वाला हूँ, ये मुझे भी खुद भी नहीं पता। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।